हाय गाइस, क्या हाल चाल आप सबके। मेरा नाम है संचित ग्रोवर और आज हम डिस्कस करने वाले हैं सिर्फ और सिर्फ सीए फाउंडेशन स्टूडेंट्स के साथ जो दिसंबर 2021 में अपना अटेम्प्ट तैयार कर रहे हैं। ये वीडियो जब आपकी यूट्यूब पे आप देख रहे होगे वहां से अप्रॉक्सीमेटली एक महीना रह गया होगा एग्जाम्स को। तो इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा कैसे आप अपने इस एक महीने के समय को मोस्ट इफेक्टिव वे में यूज कर सकते हो। और रिवीजन के अंदर क्या आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, किस तरह से आपको अपनी प्रिपरेशन करनी चाहिए, ये सारी बातें यहाँ डिस्कस करेंगे। साथ साथ इसी वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा अगले आने वाले दिनों में जो हमारा यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम चैनल पे टेस्ट सीरीज कंडक्ट होने वाली है। रिवीजन मैराथन तो आप देख रहे हो कि करके आ ही रही हैं। जो रिवीजन मैराथन ऑलरेडी होंगे उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में छोड़ रहा हूँ। सारे सब्जेक्ट्स के रिवीजन मैराथन आपको प्रोवाइड हो जाएंगे और आगे आने वाले दिनों में क्या टेस्ट सीरीज होंगे उसके बारे में भी इस वीडियो में बताऊंगा। तो इस वीडियो को प्लीज पूरा डिटेल में देखिएगा। चलिए बात करते हैं। सबसे पहली चीज, अगर आपने मेरी पुरानी वीडियोस देखी हैं जहां पे मैंने पूरी स्ट्रैटेजी दी थी आपको दिसंबर 21 के लिए, तो और आप उस स्ट्रैटेजी को फॉलो कर रहे हैं, तो आई एज्यूम आप इस समय अपनी तीसरी रिवीजन के अंदर होंगे। पहली रिवीजन में टिपिकली सजेस्ट करता हूं क्लासेस के साथ साथ। मान लो क्लास खत्म हुई, जो शाम को आप रिवाइज करते हो उसको मैं फर्स्ट रिवीजन बोलता हूं एंड दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। सेकंड रिवीजन होती है जैसे आपकी क्लासेस खत्म हुई होंगी सितंबर के महीने के अंदर, तो उसके इमीडिएटली बाद सितंबर से लेकर नवंबर तक आपने आई होप सेकंड रिवीजन खत्म कर ली होगी। और वो बच्चे जो सिस्टमेटिक शेड्यूल के हिसाब से चल रहे हैं उनकी ये तीसरी रिवीजन होगी। फिर भी आई नो बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत लेट अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं, करते भी हैं तो पहले आराम से लेट बैक एटीट्यूड होता है उनका, कर लेंगे। अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं जिसको अभी तक कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, जिसने अभी तक ढंग से कोई रिवीजन नहीं करी डिटेल में और वो अब रिवीजन करने बैठ रहा है, तो मैं उसके हिसाब से यह स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ। आपके पास एक महीना है और आप अगर मुझसे पूछना चाहते हो कि सर क्या एक महीने में फाउंडेशन की प्रिपरेशन हो सकती है, द आंसर इज यस, आसानी से हो सकती है। बट आपको सिस्टमेटिकली देखना पड़ेगा। अब सबसे पहला सवाल आपके दिमाग में ये आता है, सर हमारी कितनी रिवीजन पॉसिबल है। देखो, इसके ऊपर ना बहुत सारी थ्योरी चलती है मार्केट के अंदर कि अगर आपने सीए में पहली बार पास होना है, अच्छे मार्क्स लेने हैं, कम से कम 4 रिवीजन होनी चाहिए, 5 रिवीजन होनी चाहिए, कोई बोलेगा 7 रिवीजन होनी चाहिए। ऐसी अलग अलग थ्योरीज चलती रहती हैं। फ्रेंकली आपको बताऊं, देर इज नो स्ट्रेट जैकेट फॉर्मूला। अगर आप मुझसे ऑनेस्टली पूछोगे, बिल्कुल परफेक्ट स्ट्रैटेजी वो होती है जब जो अपने में स्टार्टिंग में बताता हूं, जब आप सीए में एंटर करते हो उस समय जो वीडियो डालता हूं उसमें मैं 4 रिवीजन बताता हूं एक साथ साथ। एक क्लासेस के इमीडिएटली बाद, एक आखिरी मंथ में जो होती है, और आखिरी रिवीजन 1.5 डेज बिफोर द एग्जाम। उसे रिवीजन नहीं बोल सकते, वो तो आपको करनी है। तो दिस इज द आइडियल सिनारियो जो मैं सजेस्ट करता हूं। बट अगर मान लो अब मैंने इतनी रिवीजन नहीं करी तो क्या मैं पास नहीं हो सकता, क्या मैं अच्छे मार्क्स नहीं ले सकता? बिल्कुल ले सकता हूं। देयर आर एन नंबर ऑफ एग्जांपल्स जो बच्चा एक रिवीजन करके ही अच्छे मार्क्स ले सकता है। इनफैक्ट मैं खुद बताऊं, अपने सीए फाउंडेशन लेवल पे उस जमाने में सीपीटी होता था और फिर सीए इंटर में मैं सिर्फ एक एक रिवीजन कर पाया था एक सब्जेक्ट की। डिस्पाइट दिस फैक्ट मैंने ऑल इंडिया रैंक स्कोर करी थी सीपीटी में भी और इंटर में भी। सो आई ऑलवेज सेम अपने पर्सनल एग्जांपल से, इट इज नॉट द नंबर ऑफ रिवीजन दैट मैटर, इट इज द क्वालिटी ऑफ रिवीजन दैट मैटर। और आपको इंश्योर करना पड़ेगा अगले एक महीने के अंदर आपको अच्छे से चारों सब्जेक्ट्स करने हैं। अब इसके लिए करना क्या है, मान लो आपके पास इस समय 30 डेज हैं, आप उसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर लो, 15 दिन और 15 दिन। 15 दिन के अंदर आपने दो सब्जेक्ट पिकअप करने हैं और अगले 15 दिनों में फिर से दो सब्जेक्ट पिकअप करने हैं। ये दो सब्जेक्ट मेरे हिसाब से फेवरेबली प्रेफरेबली आप ये करो, जो आपका पेपर नंबर 3 और पेपर नंबर 4 है उन्हें पहले उठाओ और पेपर नंबर 1 और पेपर नंबर 2 को बाद में उठाना। यानी कि आज आप अगर लेट से 10 नवंबर को बैठे हो तो 10 से 25 नवंबर के बीच में आपको पेपर 3 और 4 निपटाना है और उसके बाद जो आखिरी 15 दिन है तब आपको पेपर 1 और 2 निपटाना है। इसका लॉजिक बड़ा सिंपल सा है। अगर आप पेपर नंबर 1 और 2 कर रहे होगे आखिरी 15 दिन में, तो आपके दिमाग में वही सब चल रहा होगा, पहले दो पेपर करने में आपको आसानी होगी। और अगर पहले दो पेपर बहुत अच्छे चले गए आपके, तो वो जो आपको एक्स्ट्रा मोटिवेशन मिलेगा, आपका जो कॉन्फिडेंस को बूस्ट मिलेगा, उसके बेसिस पर आप चैप्टर पेपर 3 और 4 तो काफी अच्छे वे में कर पाएंगे। हाँ, इसकी एक एक्सेप्शन है। अगर आपको पेपर नंबर 1 और 2 के अंदर कोई भी पेपर के अंदर काफी कोई सब्जेक्ट टफ लगता है, जैसे लॉ टिपिकली जो पेपर नंबर 2 में होता है, बिजनेस लॉ, उससे काफी बच्चों को डर लगता है, तो उस केस में आप अगर आखिरी 15 दिन के लिए वो टॉपिक को नहीं छोड़ना चाहते तो आप पहले ही कर सकते हैं। इनफैक्ट आप रोज वहां पर शेड्यूल बना सकते हैं कि रोज 2 घंटे 2.5 घंटे मैंने लॉ को देने हैं। ये तब है अगर किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आपको अलग से थोड़ा सा डर लगता है। जिन बच्चों का मैथमेटिक्स नहीं होती उनको मैथमेटिक्स में डर लगता है, तो वो 15 दिन की जगह 20 दिन दे सकते हैं उसको, आखिरी के 5 दिन एक्स्ट्रा और दे देंगे बस। हाँ, नंबर ऑफ आवर्स उसको जो डिवोट कर रहे हैं वो थोड़ा सा चेंज कर लेंगे। दूसरी चीज मैं आपको बोलूं, बहुत बार ऐसा बोला जाता है रिवीजन करते समय, मतलब थ्योरेटिकली ऑन पेपर जब आप रिवीजन स्ट्रेटजी बना रहे होते हो, कि 3 दिन के अंदर ये सब्जेक्ट उठाओ और निपटा दो, 4 दिन में ये सब्जेक्ट उठाओ निपटा दो। बिल्कुल गलत स्ट्रेटजी है मेरे हिसाब से। पहली बात तो पूरा दिन एक सब्जेक्ट करोगे पॉसिबल ही नहीं हो पाता, दिमाग ही एक समय बाद वो सब्जेक्ट पढ़ने को मना कर देता है। दूसरी बात, अगर आप 3 दिन में एक सब्जेक्ट निपटा रहे हो ना, तो 3 दिन के अंदर अंदर उसको भूल भी जाओगे।
तो हमेशा याद रखना है एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट, फाउंडेशन लेवल पे आपके सब्जेक्ट 4 होते हैं, तो एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट तो आपको साइमल्टेनियसली दिन के अंदर चलाने हैं। इससे आप बोर भी नहीं होगे और वो सब्जेक्ट थोड़ा लंबा समय चलेगा तो रिटेनिंग की कैपेबिलिटी ज्यादा रहेगी। ठीक है जी। अब जब आप रिवाइज कर रहे हो, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप डेली टारगेट्स बनाओ। आपने डिसाइड कर लिया कौन से 15 पहले 15 दिन में कौन से सब्जेक्ट करूंगा, उसके बाद कौन से करूंगा, फिर डेली टारगेट बनाने पड़ेंगे। उसके अंदर आपको नंबर ऑफ चैप्टर्स देखने हैं डिवाइड बाय जितने नंबर ऑफ डेज हैं आपके पास, उसके हिसाब से आपको चलना है। जब डेली टारगेट सेट करोगे तो मैंने अपनी आज से 2 दिन पहले एक वीडियो डाली थी, जिसके अंदर मैंने ग्रॉस नंबर ऑफ आवर्स वर्सेस इफेक्टिव नंबर ऑफ आवर्स के बारे में बता रखा था। उसके अंदर मैंने ब्रॉडली ये बताया था कि अगर आज की डेट में आप 12 से 14 घंटे ग्रॉस नंबर ऑफ आवर्स पुट इन कर रहे हैं, तब जाके आपको इफेक्टिवली 9-10 घंटे मिल पाएंगे। देयर इज ऑलवेज अ डिफरेंस बिटवीन ग्रॉस एंड इफेक्टिव आवर्स, जो आपको एक्सेप्ट करना पड़ता है। अब मैं इफेक्टिव आवर्स में बात कर रहा हूं, अगर आज की डेट में आप 9 या 10 घंटे इफेक्टिव आवर्स देते हैं आखिरी एक महीने में, जो कि देने ही पड़ेंगे आपको, तो उस पर्टिकुलर केस में आप अपने इफेक्टिव आवर्स के बेसिस पर डेली टारगेट सेट कर लो कि आज मान लो मेरा आज लॉ पढ़ने का दिन है, तो आज मुझे इन 5 घंटों के अंदर ये कवर अप करना है। आज मेरा मैथ्स का दिन है, तो मुझे ये टॉपिक कवर अप करने हैं। और डेली आपको अपने टारगेट्स को इवेल्युएट करना पड़ेगा कि क्या आप उन टारगेट को अचीव कर पा रहे हो या नहीं। अगर नहीं अचीव कर पा रहे तो आपको इवेल्युएट करके देखना पड़ेगा वो वेस्टेज वाले क्या फैक्टर्स थे जिनकी वजह से आप इवन इफ पढ़ रहे थे, आप अपने टारगेट को अचीव नहीं कर पाए। उन वेस्टेज वाले फैक्टर्स को आपको कट शॉर्ट करना पड़ेगा। दिस इज डेली सिस्टमेटिक स्टडी जो आपको करनी पड़ेगी। एंड बिलीव मी, अगर आपको लग रहा है ये सब चीजें थियोरेटिकल होती हैं, इन ये तो सब बोलने की बात होती है, असली में ऐसे पढ़ाई नहीं होती, ऐसे ही करना पड़ता है। क्योंकि अगर आप टारगेट बेस्ड स्टडी नहीं कर रहे तो आप सिर्फ पढ़ रहे हो, टाइम पास कर रहे हो, फिर आपका सिलेबस पूरा हो पाएगा या नहीं, बहुत मुश्किल है। हो सकता है 12th क्लास तक आपने ये सारी चीजें इसलिए ना सोची हो क्योंकि 12th क्लास तक सिलेबस लिमिटेड होता है। अब जैसे जैसे सिलेबस बढ़ता जाएगा, आपको सिस्टमेटिक टारगेट बेस्ड स्टडी रखनी ही पड़ेगी। तो डेली टारगेट सेट करने हैं, ठीक है जी। इसके बाद आपको इवेल्युएट भी करते रहना है टेस्ट के थ्रू। हो सकता है आपने ड्यूरिंग द क्लासेस कोई ना कोई टेस्ट दिए हो, जिन बच्चों ने हमसे क्लासेस ली होंगी, हमने तो ऑलमोस्ट सारे सब्जेक्ट्स के एक एक बार टेस्ट ले चुके हैं। अब आपको इस रिवीजन के समय फिर से टेस्ट देने हैं। इस बार आई विल नॉट सजेस्ट कि चैप्टर वाइज टेस्ट दो, बट यस, पहले आपको टॉपिक वाइज टेस्ट देने और फिर फुल सिलेबस, एटलीस्ट 1 या 2 फुल सिलेबस टेस्ट देकर अपने आप को तैयार करना है इन दिनों के अंदर। अब यहां पर आता है कि अगले 1 महीने के अंदर हम अपने यूट्यूब चैनल पे और अपने टेलीग्राम चैनल जिन बच्चों ने ज्वाइन नहीं किया, मैं उनको बता दूं, टेलीग्राम चैनल है हमारा सीए फाउंडेशन नॉलेज पोर्टल। अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया, प्लीज इसे ज्वाइन कर लेना। तो अभी आपको आगे आने वाले दिनों में चारों सब्जेक्ट्स की एक टारगेट बेस्ड स्टडी अप्रोच हमारे यूट्यूब चैनल पे मिलेगी, जहां पर हम आपको 5 दिन में 6 दिन का चैलेंजेस देंगे कि हम इतना इतना रोज आपको कवर अप करना है, और साथ साथ उसी के कॉरस्पॉन्डिंगली उन टॉपिक्स के टेस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे टेलीग्राम चैनल पे कंडक्ट किए जाएंगे। टेलीग्राम चैनल पे टेस्ट भी डाला जाएगा, साथ साथ उसका सॉल्यूशन भी डाला जाएगा, और आपके साथ डिस्कशन वहां पर टेलीग्राम चैनल के अंदर पुट इन करते रहेंगे टीचर्स। तो आप उन टेस्ट सीरीज के साथ साथ टॉपिक वाइज और फिर फुल सिलेबस टेस्ट साथ साथ प्रिपेयर करेंगे, तो आपकी बहुत अच्छे से प्रिपरेशन हो जाएगी। इस स्टेज पे बहुत रेलेवेंट हो जाता है कि आप लेंथी थोड़े, मतलब जब चैप्टर वाइज टेस्ट देते हो ना, टिपिकली 15 मार्क्स 20 मार्क्स का टेस्ट होते हैं, इस समय बहुत जरूरी होता है कि आप कंसोलिडेटेड बेसिस पर टॉपिक वाइज टेस्ट दीजिए, 5-6 चैप्टर्स के मिलकर टेस्ट दीजिए, पूरे एक्ट का टेस्ट दीजिए, फिर पूरा सिलेबस दीजिए, ताकि आप अपनी ढंग से प्रैक्टिस इवैल्यूएट कर सकते हैं। ठीक है जी। तो ये मैंने आपको बता दिया टेस्ट सीरीज के बारे में। आगे इंफॉर्मेशन आगे आने वाले 1-2 दिन में सब्जेक्ट वाइज आपको यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगी। फिर एक क्वेश्चन जो अक्सर मिलता है वो ये होता है, सर क्या सारा सिलेबस कवर करना जरूरी है? ऐसे नहीं हो सकता मैं थोड़ा लिमिटेड सा सिलेबस कवर कर लूं? तो इसका अगर ऑनेस्ट आंसर चाहते हो तो यस, इट इज वेरी रेलेवेंट कि आप इफ नॉट 100% एटलीस्ट 90% सिलेबस तो अपना कवर करके जाओ। उससे क्या होता है, आपका रिस्क कम हो जाता है। बाय चांस अगर आपने 60-70% सिलेबस किया और उसमें से पेपर ही नहीं आया, क्योंकि आईसीएआई अक्सर सरप्राइज करता रहता है अपने स्टूडेंट्स को, अगर उसमें से पेपर ही नहीं आया या उन टॉपिक्स में से जो आप करके गए थे क्वेश्चन मुश्किल आ गए, तो भाई बहुत मुश्किल हो जाएगा मार्क्स लेने। तो इसलिए आई ऑलवेज सजेस्ट एटलीस्ट 90% ऑफ द सिलेबस कवर करना ही चाहिए। बट सर क्या करें? करना तो चाहिए, करना तो जिंदगी में बहुत कुछ चाहिए, बट हमारे पास अब टाइम ही नहीं बचा है। अगर अगर हमारे पास टाइम नहीं बचा तो क्या हम सिलेक्टिव स्टडी करके जाएं? तो क्या हम हो सकते हैं? अगर मैं बोल रहा हूं अब टाइम ही नहीं बचा, तो इंस्टेड ऑफ गिविंग अप हमें अब सिलेक्टिव स्टडी के बेसिस पे पास होना चाहिए। उस केस के अंदर बी मेक श्योर दैट एटलीस्ट 70% तो आप हर सब्जेक्ट का करके जाएं। अब कौन से टॉपिक करें कौन से छोड़ें, यहां पर बहुत दिक्कत आती है। तो आगे आने वाले दिनों में आपको हमारे चैनल पे
सिलेक्टिव स्टडी के टॉपिक्स मिल जाएंगे सब्जेक्ट वाइज, जहां पर आपको बता दिया जाएगा कि अगर आप इस सब्जेक्ट में सारे टॉपिक्स कवर नहीं कर पा रहे तो कौन से वो चैप्टर्स हैं जिनको पहले आप सबसे ज्यादा फोकस करेंगे, कौन से आपके सेकंड प्रायोरिटी वाले होंगे, कौन से आपके थर्ड प्रायोरिटी वाले होंगे। इसे बोलते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट में एबीसी एनालिसिस। एबीसी एनालिसिस यानी कैटेगरी ए, कैटेगरी बी, कैटेगरी नंबर सी, डिपेंडिंग ऑन दैट आपके सारे चैप्टर्स डिवाइड कर दिए जाएंगे। आगे आने वाले दिनों में आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगा। वो वीडियो सिर्फ उसी बच्चे के लिए रेलेवेंट है जो पूरा सिलेबस कवर करके नहीं जा रहा। अगर आप पहले से ढंग से प्रिपरेशन कर रहे हैं तो माय सजेशन इज हर टॉपिक को इक्वल इंपॉर्टेंस देकर 100% कवरेज करके जाओगे। देर इज नो डिनाइंग द फैक्ट दैट पेपर मुश्किल आए या इजी आए, आप क्लियर करके आओगे ही आओगे। तो वैसे हमारी होनी चाहिए कोशिश 90% से ऊपर सिलेबस कवर करने की। हाँ, अगर फॉर सम रीजन हमने पहले पढ़ाई नहीं करी, हम पढ़ाई नहीं कर पाए, हमारे पास लिमिटेड दिन है, तो अब उस केस में आप वो सिलेक्टिव स्टडी वाली अप्रोच फॉलो करोगे जो आगे आने वाले दिनों में यूट्यूब चैनल पे आपको मिलेगी। ठीक है जी, तो दीज वर स्मॉल लिटिल टिप्स जो मैं आपको देना चाहता था आखिरी के दिनों में। आई होप आपको फायदा मिला होगा। अगर आप चाहते हैं मैं किसी और स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम आपकी आ रही है उस पर वीडियो बनाऊं, उस पर अपनी व्यूज और गाइडेंस दूं, तो आप प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं उसके ऊपर एक स्पेसिफिक वीडियो जरूर बनाऊंगा अगर ज्यादा बच्चों की रिक्वेस्ट आ रही है। बाकी अभी तक अगर आपने टेलीग्राम और यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लीजिए। आगे आने वाले दिनों में आपको बहुत यूजफुल मटेरियल और कंटेंट उस पर मिलने वाला है। और एक चीज और बता दूं, जितनी भी हमारी मैराथन और रिवीजन वीडियोस हैं जो अभी तक आ चुकी हैं उनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। प्लीज गो एंड चेक आउट दोस वीडियोस, यू विल डेफिनेटली find them very useful for your preparation. All the very best. This was Sanchit Grover with you. I'll see you in the next videos. Bye bye. Take care.